हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले एक चैप्टर देखा था अपना उत्तक वाला। वैसे जनरली पढ़ाना तो मैं यही चाह रहा था पहले कि अपन पहले कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका के बाद में उत्तक आता है। लेकिन मैंने बाद में देखा कि आपके जो कोशिका का चैप्टर भी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कि एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने एक दिन पहले ही कोशिका का वीडियो बना दिया, लेकिन किसी कारणवश मेरे को पता नहीं रहा कि आपके कोशिका का चैप्टर दे रखा है। तो आज मैंने जब बुक के फर्स्ट टेक्स्ट देखी कि कौन सा चैप्टर करवाना है अपन को, तो मेरे को पता चला कि अपने पास कोशिका का चैप्टर भी दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, अपन इसको पहले कर देंगे, कोई इतना कोई इशू नहीं रहेगा अपना कि सर वो चीज़ समझ में नहीं आई तो यहाँ नहीं, वो टॉपिक ही अलग था, ये टॉपिक ही अलग है। अब यहाँ देखो, उससे पहले अपन ने उत्तक की बात कर ली थी, तो उत्तक के आपके क्वेश्चन आंसर आज मिल जाएंगे। जितने भी जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसमें से वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको उनको क्या करना है, कॉपी में होमवर्क के रूप में करना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को उस चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके वहाँ भी मेरे को कमेंट कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यदि जैसे आपका नंबर आने वाला है, ये 10th क्लास वाले करीब से करीब सबका नंबर आ चुका है। यदि आपका यहाँ पे अगर नंबर आ जाता है तो उस दिन आपकी वो भी जांच होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना याद किया है, कितना याद नहीं किया है। चलो अपन टाइम खराब नहीं करके अपनी बात करते हैं यहाँ कोशिका के बारे में। तो देखिए, कोशिका जो होती है, अपन ने वहाँ भी बात कर ली थी कि कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन की मौलिक इकाई है। यदि इसके बिना तो अपना शरीर बन ही नहीं सकता। तो मैं बात कर सकता हूँ शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिए, कोशिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के बारे में जितने भी सिद्धांत थे, किसने क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है अपन को। तो देखिए, सर्वप्रथम जो कोशिका को देखा था 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा था। तो मैं बात करता हूँ यहाँ सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक है। इसके बाद में जैसे यहाँ बात करते हैं 1665, इसके जस्ट 9 साल बाद की बात करते हैं। तो 9 साल कितने हो गए, 1674 में। 1674 में क्या था कि ल्यूवेंग, ठीक है, एंड ल्यूवेंग एक वैज्ञानिक थे, वैंग होप नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिसने क्या था, जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को देखा था। इन्होंने मृत कोशिका को देखा, इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका को देखा था। अब ये कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, ये जनरली पॉइंट आपको तो याद तो होनी चाहिए। इनमें से भी पूछ लिया जाता है आपके पास कि रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की, तो 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेंग हुक ने। कब की, वह 1674 में। ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। और पिछली बार अभी ईयरली एग्जाम तो हुई नहीं थी, तो क्या है कि कितने क्वेश्चन पिछली हाफ ईयरली में पूछे गए थे इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन से आप यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इससे आगे की बात करते हैं अपन। देखो क्या होता है कि जैसे अपन ने कोशिका की बात की, यदि कोशिका का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अभी क्या है, यदि मैं साइंस की बात करता हूँ तो अपन बात करें यदि विज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान भी जैसे दो प्रकार के
हो गए। अपन जनरली अगर अपनी बायोलॉजी की बात करें, दो प्रकार के, जैसे जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यदि मैं जीव विज्ञान की परिभाषा दूं आपको, तो क्या बोलोगे कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान कहेंगे। तो आपको यहाँ नोट करके लिखना है, कोशिका के बारे में अध्ययन करने के विज्ञान को अपन क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान। में अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं अपन? कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं अपन? कोशिका विज्ञान। अब देखिए, अपन जो कोशिका विज्ञान की बात कर ली, अब कोशिका है तो कोशिका से ही क्या मिलकर बने होते हैं? जीव मिलकर बने होते हैं। जैसे कोशिका बनी, फिर कोशिका से उत्तक बने, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्रों से पूरा शरीर का निर्माण हुआ। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो कोशिका से भी क्या बने हैं? जीव बने हैं। तो कोशिकीय जीव की अगर अपन बात करते हैं यहाँ, तो कोशिकीय जीव जो होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करूं कोशिकीय जीव की, तो कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होंगे? यहाँ मैंने हेडिंग लिख दिया अपना, कोशिकीय जीव। तो कोशिकीय जीव की यदि मैं बात करूं तो कितने प्रकार के होंगे अपने पास? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और कौन सा होगा? बहुकोशिकीय। ये दो प्रकार के जीव हो गए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब यदि मैं एक कोशिकीय जीव की बात करता हूं, अब देखो अपने को यहाँ से परिभाषा से ही पता चल रहा है एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होगा? जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा। जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब मैं जैसे करके लिख देता हूं यहाँ, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए अपने पास एक तो होगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है? अपना एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पैरामीशियम। ये भी क्या है? अपना एक कोशिकीय जीव है। और भी ले लेते हैं, मीशियम की बात कर रहे हैं, और भी ले लेते हैं अपना, जैसे अमीबा हो गया, ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यदि इष्ट की बात करते हैं, नहीं इष्ट नहीं करते, ये इतना ही लो आप। क्या? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और अमीबा, इन तीनों की बात करते हैं तो तीनों कौन से जीव हो गए? एक कोशिकीय जीव हो गए। अब यदि मैं यहाँ आपके पास बहुकोशिकीय जीवों की बात करता हूं, अब परिभाषा वही सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा? आपको एक कोशिका की जगह क्या लिखना है? यहाँ दो या दो से अधिक। क्या लिखना है आपको? दो या दो से अधिक। क्या होगा? दो या दो से अधिक। कि यहाँ जो अपन ने बात की है कि ये एक कोशिका से मिलकर बने होंगे, और यहाँ अगर अपन ने बात की है दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, तो वो कौन से जीव कहलाएंगे अपने पास?
बहुकोशिकीय जीव। यहाँ किसकी बात होगी अपने पास? एक कोशिकीय जीव की। तो यहाँ मैं जैसे करके आपके पास लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या आएंगे अपने, एक तो पादप आएगा अपना और एक जंतु आएगा। जंतुओं की बात की जैसे अपनी अभी बात की थी कि अपन क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे पहले कोशिका हुई, कोशिका से उत्तक बने, उत्तक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण हो गया। तो यहाँ भी क्या है, जैसे अपना शरीर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार पादपों के शरीर का भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। क्योंकि ये भी सजीव है और अपन भी सजीव है, इसलिए क्या हुआ कि दोनों सजीव क्रिया कर रहे हैं तो ये वृद्धि कर रहे हैं और वृद्धि के साथ इसमें श्वसन की, उत्सर्जन, जनन आदि जो क्रियाएं होती है वो सभी इनमें भी पाई जाती है और इनमें भी पाई जाती है। इसलिए इनको क्या किसके अंदर रखा गया, अपन ने बहुकोशिकीय जीवों के अंदर रखा गया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। अब देखो इस सेल थ्योरी की बात करते हैं तो अपन को क्या है कि सेल थ्योरी के बाद में पहले तो किसने बताया था, इस कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, पहले तो उसकी बात करते हैं। एक तो देखो 1838 में एक स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि सभी जो पादप होते हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पादप होंगे वो क्या होंगे, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद में जस्ट एक साल बाद में 1839 में क्या हुआ कि एक स्वान नाम के वैज्ञानिक आए। जब इन्होंने पादप के बारे में बता दिया तो इन्होंने अपना नाम करने के लिए जंतु कोशिका के बारे में बता दिया कि सभी जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो जब इन दोनों में जंग छिड़ गई कि भाई मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि पादप भी क्या है, सजीव है, और जंतु भी क्या है, सजीव है, मैंने भी तो यही बात बोली थी। तो इन्होंने जवाब दिया कि आपने ये बात बोली थी लेकिन आपने जो पर्टिकुलर बात बोली है वो पादपों के लिए बोली है। पादपों में एक कमी होती है कि पादप जो होते हैं गति नहीं करते और सभी क्रियाएं करते हैं। फिर इन्होंने भी बात बोल दी कि जो स्वान नाम के वैज्ञानिक है इन्होंने बोल दिया कि चलो मेरे जो जंतु होते हैं वो सभी क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए मेरा ये जो टॉपिक है वो और ऐड कर लो। इसके बाद में दोनों ने आपसी सहमति दर्शाते हुए बताया कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, उनकी बात कर रहे हैं। ये इनका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट के बारे में बताया कि जितनी भी शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। ये उपापचय क्रियाएं क्या होती है, तो जितना अपन खाते हैं, खाने के बाद में पचता है, उसके बाद में कितनी श्वसन की क्रिया करते हैं, तो मतलब खाने से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है शरीर में, उन सभी क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो इन्होंने बताया सेकंड पॉइंट की कोशिकाओं के द्वारा सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न की जाती है। सेकंड पॉइंट बता दिया, कोशिकाओं के द्वारा सभी उपापचय क्रियाएं की जाती हैं।
अब थर्ड पॉइंट की बात है। तो थर्ड पॉइंट तो इन्होंने जो अपना टॉपिक का नाम है वही बता दिया कि सभी जीवों की जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। अब आती है फोर्थ पॉइंट की बात। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने, अब दूसरे वैज्ञानिक क्या हुआ कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें कुछ इंटरफेयर करने लगे। तो वो बोलने लगे कि आप सभी ने बताया है कि जीवन जो होता है, सभी सजीव होते हैं, उनकी आयु एक निश्चित होती है, कि जो भी सजीव होगा वो एक निश्चित जीवन काल पर खत्म हो जाएगा। तो क्या कोशिकाओं का भी जीवन काल निश्चित होना चाहिए? तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल हाँ, निश्चित होता है। तो जब नई कोशिकाएं बनती है वो कहाँ से आती है? तो इन दोनों ने सम्मिलित रूप से बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण भी पुरानी कोशिकाओं से होता है। कैसे? यदि अपन इसी में आगे बात करेंगे एक कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन में जैसे अपने पास ये कोशिका है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, मान लिया जाए कि अपना एक तालाब है और इस तालाब के चारों तरफ ये बाउंड्री लगी हुई है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है और पानी के बीचों बीच अपना एक टापू है। तो जो बाउंड्री है उसको तो क्या बोल दिया इन्होंने, कोशिका झिल्ली। और जो ये टापू है ये इनका सबका कंट्रोल रूम है। कहने का मतलब है ये इनका केंद्रक है। और जो इनके पास में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को इन्होंने बोल दिया कोशिका दर। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो समुद्र में पानी होता है उसमें जलीय जीव तो रहते ही हैं। अब वो जलीय जीव रहते हैं तो इस जो पानी के अंदर जो तैर रहे हैं अपनी कोशिका के अंदर, इन सबको अपन कोशिकांग कहते हैं। अपन बात करेंगे आगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक होता है और लाइसोसोम होता है, तारकाई होता है, बहुत सारी चीजों की बात करेंगे कोशिकांग की, जो अपन आगे बात करेंगे। तो जब क्या होगा, कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे। कोशिका की संरचना इस प्रकार की होती है, इसलिए बताना पड़ा है कि अपन आगे की बात करेंगे कि पुरानी कोशिकाओं से कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब अपन कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे तो उस कोशिका सिद्धांत में अपन एक बात पढ़ेंगे कि पहले जैसे अपने पास एक कोशिका है, इस कोशिका में पहले केंद्रक विभाजन होता है। मतलब एक कोशिका में एक केंद्रक से दो केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। फिर होता है कोशिका धर्म विभाजन। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये है ना बीच में से टूटना स्टार्ट करेगी। जब दो केंद्रकों का निर्माण हो गया तो अब ये क्या हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी। तो बीच में से टूट जाएगी तो ये एक कोशिका से क्या बन जाती है, दो कोशिका। इसके बारे में डिटेल से अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए अपने पास क्या हुआ, एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इन्होंने भी ये बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है वो विभाजन करके, पुरानी कोशिकाएं होती है वो विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इनकी जो बात कर रहे हैं इन्होंने फोर्थ पॉइंट ये दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है।
तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो है इस कोशिका सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन पूरा कर दिया, मतलब 4 पॉइंट इस कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से एक बार जरूर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू।